अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्यूरो रिपोर्ट में खुश आमदीद। मैं हूँ फरजाना अली। नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि गुज़श्ता कुछ माह से जब से कि कोविड-19 पाकिस्तान में आया है, तो हम मुसलसल यही कोशिश कर रहे हैं कि अपना फोकस इसके ऊपर रखें। और ख़ास तौर पर जब हम कोरोना से बचने की बात करते हैं तो हमारा ये भी फोकस होता है आज न्यूज़ का कि लॉकडाउन की तरफ जाया जाए, क्योंकि लॉकडाउन और मुअस्सर लॉकडाउन ही वाहिद हल है कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ और इससे बचने के लिए, इस वायरस से बचने के लिए। लेकिन ज़ाहिर है हम देखते हैं कि बहुत सारे मसाइल हैं इस वक्त पाकिस्तान में, जिनकी वजह से जो लॉकडाउन था वो एक मजाक बन गया। और बाज़ औक़ात जो लॉकडाउन लगाया भी गया तो वो भी इतना कोई ख़ास मुअस्सर नहीं था, जिसकी वजह से मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि मजाक बन गया। अब कुछ अरसे से हम स्मार्ट लॉकडाउन की स्ट्रेटजी जो है वो अपना रहे हैं। उससे ओवरऑल पाकिस्तान में तो कई शहरों में हमें फ़ायदा नज़र आ रहा है और जो कोविड-19 से मुतासरा अफराद के, कोरोना से मुतासरा अफराद के जो नंबर्स थे वो हमें गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। हमने देखा कि 15 जून से यहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज़ किया गया और कुछ जो हॉट स्पॉट थे उनको कवर किया गया और वहाँ पे स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया या लगा दिया गया। लेकिन और उसके बाद उन हॉट स्पॉट की जो तादाद है उसमें भी मुसलसल इजाफा हो रहा है और अब जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो वो 15 से ज़ायद हो चुके हैं। लेकिन इन हॉट स्पॉट्स को किस तरह कवर किया जा रहा है? क्या वाकई वहाँ पर जो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है क्या वो मुअस्सर साबित हो रहा है? क्या लोग उसको फॉलो कर रहे हैं? क्या गवर्नमेंट इस काबिल है कि उसको फॉलो करवा रही है या नहीं करवा रही है? और जो ओवरऑल ब्रीफिंग्स में बातें बताई जाती हैं क्या वो अमली तौर पर भी नज़र आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? ये एक वो मौजू है जो आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे और आपको दिखाएंगे उन हॉट स्पॉट्स पे जाके और वहाँ की सिचुएशन और वहाँ पर लोगों से बात करेंगे। लेकिन साथ ही साथ उससे पहले, प्रोग्राम के पहले हिस्से में मैं बात करूँगी हमारी जो टेस्टिंग कैपेसिटी है उसके हवाले से। अब टेस्ट कैपेसिटी तो हुकूमत बढ़ाने का दावा भी कर रही है और बढ़ाई भी जा रही है, लेकिन इनके रिजल्ट्स मुतासरा अफराद को मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, ये एक बुनियादी सवाल है जिस पर हम बात करेंगे। क्योंकि हमारा तजर्बा बहुत तल्ख रहा है। हमारे भी कुछ टीम मेंबर्स जो हैं वो कोरोना से मुतासिर हुए और यकीनन उसका यही एक हाल था कि उसका टेस्ट कराया जाए कि आपको सिम्टम्स आए हैं, तो फिर टेस्ट के बाद पता चलता है कि आया आपको कोरोना हुआ है या नहीं हुआ। और जब टेस्ट कराया गया और उसके रिज़ल्ट में जितनी तकलीफ़ का हमें सामना करना पड़ गया रिज़ल्ट के हसूल में, वो एक अलहदा दास्तान है। और उसी दास्तान को सुनाने के लिए और वो जो मुतासरा मरीज़ थे उनका तजर्बा आपसे शेयर करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं फयाज़ अहमद, जो कि समा टीवी के रिपोर्टर हैं। बहुत ही ब्रिलियंट किस्म के ये रिपोर्टर हैं समा टीवी के और अक्सर आपको टीवी स्क्रीन पर समा की नज़र आते हैं। इसके साथ साथ आज न्यूज़ का एक बहुत ही ब्रिलियंट रिपोर्टर अज़म रहमान, जिसमें के सिम्टम्स आए और फिर उसके साथ क्या हुआ, क्या उससे कोरोना था या नहीं था, ये बात हम इन दोनों से पूछेंगे और दोनों इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फ़याज़ और बहुत शुक्रिया अज़म, आप हमारे साथ हैं। सबसे पहले चलूँगी फ़याज़ की तरफ। फ़याज़, आपका तजर्बा कैसा रहा? बहुत शुक्रिया मैडम, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर इनवाइट करने के लिए। 3 जून को सिम्टम्स आना शुरू हुए और काफ़ी माइल्ड सिम्टम थे मुझे। जो दिन गुज़रता गया 5 जून 6 जून को तबीयत मेरी ज़्यादा ख़राब होने लगी और मुझे महसूस होने लगा कि जो टेस्ट है या जो स्मेल है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुका है। चूँकि हम मीडिया पर्सन हैं, काफ़ी लोगों से मैंने ओपिनियन लिए। उसके बाद मुझे फ़र्स्ट ओपिनियन ये दिया गया कि आप जो है वो कुछ जो अलामात है वो टाइफाइड के हैं तो आप टाइफाइड टेस्ट करवा लें। मैं टाइफाइड का टेस्ट नॉर्मली करवाया और जब रिज़ल्ट मौसूल हुआ तो वो पॉजिटिव था। उसके बाद मैंने कुछ सीनियर जितने हमारे डॉक्टर्स हैं उनसे मैंने मशवरा मांगा और मशवरे के बाद उन्होंने मुझे बताया कि आप कोविड टेस्ट भी ज़रूर करवा लें, चूँकि हमारे कुछ सिम्टम जो मेरे अंदर थे वो कोरोना के भी लग रहे थे। ये शुबा था। इस टेंशन को दूर करने के लिए 8 जून को जो हमारे गवर्नमेंट
لیب ہے. پہلے تو میں نے ہیلپ لائن میں کال کی, ان سے ہم نے اپنے جو ہماری ٹیم تھی سما کی اس حوالے سے بات کی کہ کچھ لوگوں میں علامات ہیں بشمول میرے, تو انہوں نے ٹیسٹ کی حامی بھری. 8 جون کو ہمارا ٹیسٹ لیا گیا سیمپل لے کر. جب میں نے ان سے پوچھا کہ کب مجھے رزلٹ دیے جائیں گے تو جواب ملا کہ کچھ ہی دنوں بعد. تقریباً 24 گھنٹے تو میں نے انتظار کیا. اس کے بعد پھر میں نے جب اپروچ کیا ان کانٹیکٹ نمبر پر تو مجھے یہ جواب ملا کہ آپ کو 72 آورز کے بعد بتایا جائے گا رزلٹ. تقریباً 4 دن گزر گئے, میں نے انتظار کیا. پھر اس کے بعد میں نے جب دوبارہ مختلف جتنے بھی لیبارٹریز ہمارے خیبر پختونخوا کے اندر ہیں جس میں پرائیویٹ لیبارٹریز بھی شامل ہیں, ان کے میں نے کانٹیکٹس میں رابطہ کرنے کی کوشش کی, تو وہاں پر نہ میرے کوئی ٹریکنگ آئی ڈی موجود تھی اور نہ میرا NIC کے نمبر سے کوئی وہاں پر ٹیسٹ موجود تھا. پھر مجھے اس چیز کا خطرہ ہو کہ شاید میرے سیمپلز کہیں گم کر دیے ہیں یا کہیں مس پلیس ہو چکے ہیں. کافی ایک عجیب سی سچویشن تھی, چونکہ میں کوارنٹائن میں تھا, نہ میں باہر نکل پاتا تھا. آیا مجھے کنفرم ہو کہ کیا کہ میں کرونا ہوں یا نہیں ہوں, چونکہ میرے گھر والے بھی پریشان تھے, میں خود بھی بہت زیادہ پریشان تھا. تو تقریباً کوئی 10 دن بعد مجھے پتہ چلا کہ آپ کے ٹیسٹ جو ہیں وہ اسلام آباد کے ایک پرائیویٹ لیبارٹریز کے پاس ان کو وہاں پہ بھجوا دیا گیا ہے اور آپ کو 3-4 دن مزید انتظار کرنا پڑے گا. تو خدا کر کے 12 دن گزرے اور تب مجھے خوشخبری ملی کہ آپ کے جو ٹیسٹ رپورٹ ہیں وہ موصول ہو چکے ہیں. اور پھر مجھے یہ پتہ چلا کہ کووڈ پازیٹیو میرا ٹیسٹ آیا. تقریباً 12 دن کے اندر جتنے بھی سمپٹمز تھے, جتنے بھی علامات تھیں یا کمزوریاں تھیں, وہ اللہ کا شکر ہے میں ریکور کر چکا تھا کافی حد تک. جب 12 دن بعد جب مجھے رپورٹ دیا تو پھر دوبارہ میں نے ڈاکٹر سے, طبی ماہرین سے مشورہ لیا, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ آلموسٹ ریکور کر چکے ہیں. جو ایک آپ کا کوارنٹائن پیریڈ ہے وہ پورا ہو چکا ہے. پھر بھی اس اپنے دل میں جو آپ کا خوف ہے, جو شک ہے, اس کو دور کرنے کے لیے آپ دوبارہ 2 دن بعد ٹیسٹ کروا لیں. تو 2 دن بعد اس ٹیسٹ کے رپورٹ کے آنے کے 2 دن بعد جب میں دوبارہ ٹیسٹ کروا کے میں نے رزلٹ دیکھا تو اس وقت میرا ٹیسٹ جو تھا وہ رزلٹ نیگیٹو آیا تھا. تو ڈاکٹر نے پھر مجھے یہی بتایا کہ آپ نے جتنا انتظار کیا اس دوران آپ ریکور ہو چکے تھے, آپ کے رزلٹ آنے سے پہلے آپ بالکل ریکور ہو چکے تھے, جس کا رزلٹ نیگیٹو آ گیا تھا بعد میں. ٹھیک ہے, فیاض کا تجربہ آپ نے سنا. ناظرین ذرا اعظم کی طرف چلتے ہیں. اعظم آپ بھی بتائیے گا کہ آپ کا جب ظاہر ہے سمپٹمز آپ کے آئے, ہم نے آپ کو فوری طور پر گھر بھیج دیا تھا, اس کے بعد کیا ہوا وہ ذرا ہمیں بتائیے اور ہمارے ناظرین کو بھی. جی جیسا کہ فیاض نے یہ سب باتیں کی, میرا بھی تجربہ کچھ اسی طرح کا رہا تھا. میں تقریباً گیا تھا کوئی 13 تاریخ کو غالباً ٹیسٹ کروانے اپنا گیا تھا, اور پھر اس کے بعد وہاں سے جب میں ٹیسٹ کروا رہا تھا تو وہاں پہ مجھے کہا گیا کہ آپ یہ نمبر لے لیں PTCL کا, اور آپ کو SMS بھی کر دیا جائے گا. میرا موبائل نمبر بھی انہوں نے لیا اور انہوں نے ساتھ میں اپنا ایک PTCL کا نمبر بھی دے دیا لینڈ لائن کا, کہ اس سے آپ اپنا رزلٹ معلوم کروا سکتے ہیں. لینڈ لائن کا جو نمبر تھا وہ تو میں اگلے دن ہی سے ملانا شروع کر دیا کہ رزلٹ شاید آیا ہو, لیکن اس پہ کسی نے میری کال پک نہیں کی. تقریباً میں 5-6 دن تک ملاتا رہا, کسی نے کال نہیں پک کی. اس بیچ میں نے جو اپنے ایک اور ساتھی تھے, ہمارے دوست ہیں, ان سے میں نے وہاں کے ایک ڈاکٹر کا, پولیس اینڈ سروس ہاسپٹل میں نے ٹیسٹ کروایا تھا, وہاں کے میں نے ایک ڈاکٹر کا بھی نمبر لے لیا اور ان سے میں نے جو ہے موبائل پہ رابطہ کرنے کی کوشش کی. وہ مجھے جو ہے انہوں نے کہا 2-3 دن آپ ویٹ کریں, میں نے ویٹ کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ مزید ویٹ کریں, میں ویٹ کرتا رہا. میں ان کو روزانہ کی بنیاد پر یہ یاد دلاتا رہا کہ سر میں ایک میڈیا ورکر ہوں, میرا آفس میں ہونا, میرا فیلڈ میں ہونا کافی ضروری ہے, اور آپ جتنا کوئکلی مجھے اگر رزلٹ دے دیں اس میں میری جو ہے وہ بھلائی ہے اور میں اپنا کام دوبارہ سے شروع کر سکتا ہوں. لیکن دن گزرتے گئے آخر میں جو ہے 10 دن بعد آ کے ڈاکٹر صاحب نے مجھے یہ کہا کہ آپ کے سیمپل جو تھے وہ ہم سے آگے پیچھے ہو گئے ہیں, وہ ہم سے گم ہو گئے ہیں, اس وجہ سے آپ کو دوبارہ ٹیسٹ کروانا ہوگا. تو کافی یہ شاکنگ بات تھی میرے لیے. پھر ایسا ہوا کہ جب میں نے کہا کہ اب ٹیسٹ کرانے کی کیا ضرورت ہے, اب میں اپنا کوارنٹین پیریڈ ہی جو ہے مکمل کر لیتا ہوں 14 روز کا, وہ میں نے مکمل کر لیا. اور پھر میں نے ایک ساتھ میسج کیا, میں 15ویں دن پہ ان کو دوبارہ میسج کیا ڈاکٹر صاحب کو کہ کل میں آ رہا ہوں ٹیسٹ کروانے کے لیے, اور آپ جو ہے اس بار جو ہے کائنڈلی میرے جو سیمپل ہیں ان کو گھمائیے گا نہیں اور مجھے بر وقت جو ہے رزلٹ دے دیجیے گا. تو اتنے میں ڈاکٹر صاحب نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیں, اور چند ہی لمحوں کے بعد انہوں نے دوبارہ میسج کیا کہ آپ کا رزلٹ جو ہے ہمیں مل گیا, جو آپ نے پہلے کروایا تھا 15 دن پہلے وہ جو ٹیسٹ کروایا تھا اس کا رزلٹ ہمیں مل گیا ہے, اور آپ جو تھے آپ کو تھا ہی نہیں. تو مطلب میں اتنے عرصے گھر میں رہا, میرا اتنا وقت ضائع ہوا, گھر والوں کو ٹینشن رہی, مجھے خود ٹینشن رہی کہ کرونا ہوا ہے. میں حفاظتی تدابیر جو ہے لیتا رہا, اپنے آپ کو کوارنٹائن میں رکھا, ٹینشن لیتا رہا, گھر والے بھی ٹینشن میں رہے, اور آخر میں یہ پتہ چلا کہ رزلٹ جو تھا سب کچھ اس کی وجہ سے جو ہے تاخیر کی وجہ سے, حالانکہ مجھے کرونا تھا بھی نہیں, لیکن یہ تاخیر کی وجہ سے جو ہے ہم سب پہ جو ہے برا وقت آ گیا تھا.
اچھا ہمارے ساتھ فیاض چونکہ ہے, میں تھوڑا سا ہم نے بریک پہ بھی جانا ہے, لیکن فیاض میں آخر میں تھوڑا سا یہ آپ سے پوچھوں گی کہ جو جرنلسٹ ہوتے ہیں وہ ایک پریویلیج کلاس سمجھی جاتی ہے کہ بھائی آپ گئے اور فٹافٹ آپ کے کام ہو جائیں گے, جو ایک تاثر ہے معاشرے پہ. لیکن جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا, جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے, جو ہوا, جو کچھ عزم کے ساتھ ہوا, اس کے بعد ایک تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو کیا فیل ہوا کہ ایک عام آدمی کی کیا صورتحال ہوگی, اور دوسرا آپ کا تجربہ جو ہے اس نے آپ کو کیا سکھایا؟ دیکھیں تجربہ تو کافی تلخ رہا, اور اس تجربے کے دوران جو باتیں, جو دعوے حکومت کی جانب سے ہوتی رہیں کہ آپ صرف 1700 ڈائل کریں, آپ کی دہلیز پر ٹیسٹ کی سہولت دستیاب ہے, لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ ٹیسٹ کب آپ کو دیا جائے گا. یہ تو مجھے اس وقت اندازہ ہوا جب مختلف اپروچ کرنے کے بعد لوگوں کو, ایون ڈی جی ہیلتھ ڈائریکٹر لیول پر, منسٹر لیول تک, کیونکہ میں جرنلسٹ ہوں آخر مجبوراً مجھے جانا پڑا, وہاں سے بھی مجھے کافی مایوسی ہوئی, کوئی رسپانس نہیں ملا. پہلے تو انہوں نے یکسر ماننے سے ہی انہوں نے انکار کیا, لیکن پھر کیا یکسر ماننے سے انکار کیا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بات ٹھیک نہیں ہے؟ بالکل, انہوں نے یہ کہا کہ مجھے, کیونکہ کافی لوگوں کی شکایت, جب میں ایک چیز کے پیچھے پڑھا تو مجھے پتہ چلا, یہ انکشاف ہوا کہ 2600 سے زائد ٹیسٹ سیمپل جو ہیں وہ ان کے نتائج تاخیر کا شکار ہیں. یہ کب کی بات ہے؟ یہ 8 جون سے لے کر پھر تقریباً کوئی 15 اور 16 جون کے قریب یہ مجھے پتہ چلا. صورتحال اس طرح تھی. منسٹر ہیلتھ سے اس حوالے سے ہم نے میسج بھی پہنچایا کہ ایٹ لیسٹ جو ٹیسٹنگ کیپیسٹی کی باتیں ہوتی ہیں, جو استعداد بڑھانے کی آپ نے بات کی ہے, کم سے کم وہ رپورٹ بھی تو ٹائم پہ آئیں, ورنہ اگر یہ پینڈنگ اسی طرح چلتا رہا تو پھر جس طرح میں 12 دنوں میں ریکور ہو گیا, اللہ کا شکر ہے, کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ ہسپتالوں میں ہیں اور وہ انتظار کر رہے ہیں. اور ایک ہاسپٹل کے ترجمان نے تو یہ انکشاف کیا کہ کچھ لوگ اس ٹیسٹ کے انتظار میں ہی اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں, مطلب ان کو پتہ ہی نہیں چلتا, وہ سسپیکٹڈ ہوتے ہیں. ایسا کئی ہسپتالوں میں ہو چکا ہے جن کی اموات ہوئی ہیں. اعظم آخر میں ذرا جلدی سے یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ میں نے فیاض سے پوچھا کہ کیا فیل کیا, وہ عزم جو کہ 2 دن گھر بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتا, 1 دن کی چھٹی ہوتی ہے اور اس میں بھی گھر سے بیٹھے بیٹھے بھی رپورٹنگ کر رہا ہوتا ہے, 14 دن اسے گاؤں میں بیٹھنا پڑا, تو کیا ہوا پھر؟ جی, بطور میڈیا پرسن جو ہوتے ہیں ہم لوگ فیلڈ میں زیادہ تر رہتے ہیں, تو ایک رپورٹر کے لیے فیلڈ میں رہنا کافی ضروری ہوتا ہے. اور جب آپ اس سے وہ چیز لے لیں, آپ اس کو فیلڈ سے جو ہے ہٹا کے, ہمیں بالکل گھر میں رہنے کی عادت نہیں ہوتی, اور جب خاص طور پر حالات زیادہ خراب ہوتے ہیں, بلاسٹ ہوتے ہیں, ٹیررزم ہوتا ہے, اس طرح کی کوئی پینڈیمک آئی ہوتی ہے, اس ٹائم ہم زیادہ مزید فیلڈ میں باہر رہتے ہیں تاکہ لوگوں کو ہم اویئر کر سکیں, ان کو گھروں پہ روک سکیں, ان کو کہہ سکیں. تو ہمارا تو اس چیز میں زیادہ رہنا باہر ضروری ہوتا ہے, لیکن اس کی وجہ سے میرا قیمتی وقت ضائع ہوا ہے اور میں جو ہے جیسے کہتے ہیں ملک و قوم کی خدمت نہیں کر سکا. اعظم آپ کا بھی بہت شکریہ, فیاض آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. ناظرین, آپ کو جرنلسٹ سے ملانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ بھی اور حکومت بھی جان سکیں کہ اگر ایک پریویلیج کلاس, نو ہاؤ رکھنے والی, جو پی آر شپ رکھنے والی کلاس کا اگر یہ حال ہے, تو اس ملک کا, اس صوبے کا, اس شہر کا ایک عام آدمی کیا کر رہا ہوگا اور اس پہ کیا گزر رہی ہوگی. سوچئے گا ضرور. ہم یہاں پر لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کو پشاور میں سمارٹ لاک ڈاؤن کی حالت دکھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کرونا وائرس کے حوالے سے جو معاملات چل رہے ہیں اس میں ٹیسٹنگ کیپیسٹی کے حوالے سے, اور جو معلومات تھیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی. جو متاثرہ افراد تھے ان کے ساتھ کیا ہوا, انہوں نے اپنی روداد آپ کو سنائی. اب تھوڑا سا بات کریں گے سمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے. ہم جب بھی بات کرتے ہیں کہ کووڈ-19 کی سچویشن میں کرونا پر قابو پانے کے لیے سب سے اہم طریقہ کیا ہے, اور وہ طریقہ ہے لوگوں کو گھروں پہ رکھنا. اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کے لیے یقیناً ہم لاک ڈاؤن لگائیں گے. اب اگر ہم دیکھیں تو شروع ہی سے حکومت جو ہے وہ ایک مخمصے کا شکار نظر آتی ہے. لاک ڈاؤن ہے, کبھی آدھا لاک ڈاؤن ہے, وہ آدھا تیتر آدھر بٹیر لیے اب ہم آ گئے ہیں سمارٹ لاک ڈاؤن پر, لیکن اس کے بھی کوئی رزلٹ ہمیں سامنے نہیں آ رہے. اگر میں پختونخوا کی بات کروں تو 15 جون کو یہاں پر سمارٹ لاک ڈاؤن لگایا گیا. ابتدائی طور پر 4 ہاٹ سپاٹ تھے,
जो अब जब हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये 15 से ज़ायद हो चुके हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं ये कि उस दिन क्या सिचुएशन थी जब हमने स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज़ किया था। 15 जून को हमारे पास जो 24 घंटों में होने वाली डेथ थी वो थी 14 और जो नए केसेस आए थे वो थे 563। आज जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, यकीनन हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो डेथ आज के दिन में यानी कि 24 घंटे में है 12 और जो केसेस हैं उनकी तादाद बढ़ के हो गई है 755। अगर ओवरऑल मैं दूसरे पाकिस्तान के इलाकों की बात करूं या सूबों की बात करूं तो सिंध में देखें या कैपिटल इस्लामाबाद में देखें या हम पंजाब में देखें या बलूचिस्तान में देखें तो हमें स्मार्ट लॉकडाउन के फ़ायदे हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन पख्तूनख्वा में नहीं है। अब ऐसा क्यों है, ये जानने के लिए हम मुख्तलिफ जो हॉट स्पॉट है वहाँ पे जाएंगे और इस वक्त हम गुलबहार में मौजूद हैं। हमारे साथ काज़मी साहब मौजूद हैं। काज़मी साहब, पूरा नाम क्या है आपका? मेरा नाम सईद अली काज़मी है अच्छा, और मैं सिविल डिफेंस पेशावर की जो है इस वक्त यहाँ पे ड्यूटी इंचार्ज यहाँ पे गुलबार ड्यूटी इंचार्ज हैं सिविल डिफेंस के। अच्छा काज़मी साहब, एक चीज़ जो मैं देख रही हूँ वो ये देख रही हूँ, जब से मैं यहाँ आई हूँ तो 2-3 रिक्शे भी कांटा तार उठा के चले गए, कोई गाड़ी आ रही है, कोई मोटरसाइकिल वाला आ रहा है, मास्क भी नहीं लगाए हुए, बस आनियाँ जानियाँ जारी हैं। ये क्यों ऐसा है? मैडम, जैसे कि आपने अभी भी देखा, एक गाड़ी जो सरकारी नंबर प्लेट के साथ आई थी वो जो है फिर अफसरान बाला को कॉल करके कहते हैं कि हमें छोड़ दो, तो फिर हमें जो है मजबूरन उनको छोड़ना पड़ता है, वरना हमें तो इजाज़त बिल्कुल भी नहीं किसी को भी छोड़ने की, और विदाउट मास्क तो बिल्कुल एंट्री नहीं दे रहे हम किसी को भी। लेकिन अभी मैंने देखा मोटरसाइकिल वाला भी बगैर मास्क के जा रहा है, ख़वातीन का तो चलो ये फ़ायदा है कि उनमें से कुछ ने पर्दा किया होता है तो ऑटोमेटिकली ढकी छुपी होती है। आप ये कहते हो कि लोग तावन नहीं करे मैडम, बिल्कुल तावन नहीं करे हमारे साथ। हम जो है हमने अपनी मर्ज़ी से तो नहीं लगाया, DC साहब ने ऑर्डर किया, हमने जो है लॉकडाउन स्टार्ट किया। कहते क्या है? कहते ये हैं कि हम यहाँ के रहायशी हैं, लेकिन जो है एहतियात बिल्कुल नहीं करी। ये देखें जैसे कि नौजवान लड़का जा रहा है। क्या लोगों को एहसास है कि कोरोना एक मोहलिक वायरस है जो आपकी जान भी ले सकता है? मैडम, लोगों को एहसास नहीं, बस वो कहते हैं अल्लाह मालिक है। अल्लाह तो बेशक सबका मालिक है, लेकिन एहतियात इलाज से बेहतर है। जितनी एहतियात आप लोग करोगे, आप लोग घर में रहोगे, इंशाल्लाह ये जल्द अज जल्द कंट्रोल में हो जाएगा। स्मार्ट लॉकडाउन भी ख़त्म हो जाएंगे, हालात कंट्रोल में हो जाएंगे, तो आप लोग जो है घरों में सेफ़ रहें, स्टे होम सेफ। अच्छा, अगर हम बात करें तो ज़्यादा तंग कौन करता है? ज़्यादा तंग मैडम जो है गवर्नमेंट ऑफिसर्स। कोई कहता है मैं जो है ट्रांसपोर्ट का जो है एडिशनल डायरेक्टर हूँ, कोई कहता है मैं जो है यहाँ का जो है नाजिम हूँ। ये अपने इलाके वाले जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो भी तावन नहीं करेंगे तो फिर आवाम से तो हमें कोई शिकायत ही नहीं होगी। अच्छा, लोगों को आपका तो फ़र्ज़ था यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है, अपनी जो ड्यूटी है वो दे, लेकिन उसके साथ साथ खान साहब ने एक टाइगर फोर्स बनाई है जिसका मकसद था कि वो लोगों में अवेयरनेस पैदा करे। ये जो आपको प्रॉब्लम आ रहे हैं वो लोगों को समझाए कि असल चीज़ क्या है और हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ क्यों आए हैं। तो कहाँ है वो टाइगर हमारे? मैडम, टाइगर फोर्स का खाली मैं नाम सुना, लेकिन अभी तक ऑन फील्ड मैंने अभी तक नहीं देखी टाइगर फोर्स। 15 जून से अब तक बिल्कुल नहीं देखी टाइगर फोर्स। सिर्फ मास्क पहन के जो है कहीं जो है साइडों पे खड़े होंगे तो होंगे, तस्वीरों में DC के साथ आ गए तो आ गए, लेकिन इस स्मार्ट लॉकडाउन में हमने कहीं नहीं देखी टाइगर फोर्स। कोई? अच्छा, आपने सोशल मीडिया पर सिर्फ तस्वीरें देखी मैडम। 15 जून से आप मुसलसल ड्यूटी पे हैं। शाम 4 से रात 12 तक ड्यूटी होती है हमारी यहाँ पे। 2 शिफ्ट्स होती हैं, सुबह 8 से 4, फिर रात 4 से शाम 4 से रात 12 तक की। अच्छा, तो वो टाइगर आपको कहीं नजर नहीं आई? सिर्फ फोटो खिंचवाने आते हैं? सिर्फ फोटो खिंचवाने आते हैं और चले जाते हैं। तो आपको क्या हल लगता है, हमें क्या करना चाहिए? बार बार कहा जा रहा है कि आप लॉकडाउन की तरफ जाएं, सख्त लॉकडाउन की तरफ, तो आपको समझते हैं कि ये स्मार्ट से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा मैडम, हमें सख्ती करनी पड़ेगी, हम मजबूर हो जाएंगे इसके बाद। काज़मी साहब, अम्मा कुछ कहना चाहती हैं? घर में खुराक भिजवा दे तो कोई बाहर ना निकलेगा। अच्छा अम्मा, खाने पीने के लिए तो लोग निकलता है ना, हाँ। तो बस वो इंतजाम कर दे तो कोई नहीं निकलेगा। अम्मा आपने तो, अच्छा मेरी बात सुने अच्छा अम्मा नाराज होके चली गई है और वो कह रही है ठीक है। अच्छा, उधर खड़े होके बातें कर रही है। अम्मा ने मुझे रोका
अम्मा ने मुझे रोका, मैं काज़मी साहब से बात कर रही थी, उन्होंने मेरा हाथ बाजू पकड़ा और कहा बात सुनो, घर में खुराकें भिजवा दो, फिर चाहे जो करना है करो। तो अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ज़रा कैमरा आप घूम के दिखाएं, अम्मा जी की एज को देखिए, वो पता नहीं कहाँ जा रही हैं। तो यकीनन ये कमाने के लिए तो नहीं जा रही ना, और ख़ुसूसन इनकी जो एज है इसमें मैं उनसे ये पूछना चाह रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं इससे ज़्यादा बात नहीं करनी, वो चली गई। अब इस एज में तो बार बार कहा जा रहा है कि आप तो घर बैठ ही जाएं, लेकिन वो उल्टा बता रही हैं कि जी कुछ पका के भेज दें या कुछ खाने को दे दें। तो लेकिन बहरहाल ये वो हमारी तोजीहात है। काज़मी साहब वही वाली बात हो गई ना, हर कोई अपनी अपनी एक नई दलील के साथ आया। हकीकत बात है मैडम, सारे बिला ज़रूरत बाहर फेर रहे हैं, किसी का कोई काम नहीं है इस वक्त, जबकि सारी शॉप्स अंदर सारी बंद हैं। लोग कहेंगे हमें दुकान पे जाना है, हमने मेडिकल स्टोर सामने ये खुला, एक ही मेडिकल स्टोर है यहाँ पे जो ये सामने खुला हुआ है, लेकिन अंदर एक मेडिकल स्टोर भी नहीं है, और जो स्टोर्स वगैरह सारे बंद हैं। मेन मसला ये है मैडम कि हमें जो यहाँ पे ड्यूटी के लिए खड़ा किया गया है ना, ये मेरे हाथ देख सकती हैं, ना ग्लव्स हमें इशू किए गए, ये मास्क हमने अपने पैसों का ख़रीदा है, तो ना सैनिटाइजर्स दिए गए। हुकूमत को चाहिए कि हमारे साथ अगर हमें इतनी ड्यूटियाँ करवा दी है तो हमें ये चीज़ें तो प्रोवाइड करें। आप तो मुस्तकिल मुलाजिम है ना? हाँ जी मैडम। अच्छा, उसके बावजूद भी आप लोगों को ना ग्लव्स दिए गए ना आपको मास्क दिए गए? जी मैडम, ये हमने अपने पैसों के ख़रीदे हैं। अच्छा, चलें जी, बात ही ख़त्म हो गई। मास्क उन्होंने पहना है लेकिन वो अपने पैसों से है, ग्लव्स नहीं है। तो आपने इनको ड्यूटी पर खड़ा किया है, तो ये सबके साथ यही सूरत है? सबके साथ है मैडम, देख सकती हैं ये पुलिस वाले भी खड़े हैं ना, इन किसी के पास भी मास्क या ग्लव्स नहीं है ना सैनिटाइजर। मास्क अपने पैसों से? मास्क सब ने अपने पैसों से खरीदे हैं। वो मैंने कहा कि बोले, वो बेचारे डर के मारे नहीं बोल रहे कि SHO ने मना किया। बस खैर है, पानी वानी मिलता है आपको? वो भी सवालों पे मैडम, जैसे मेडिकल स्टोर वाले जो है जो कॉपरेट कर रहे हैं, ठंडी पानी की बोतलें हमारे रख देते हैं फ्रिज में, जब भी हमें चाहिए होता है दे देता है। चले, बहुत शुक्रिया अली काज़मी आपका। हाँ भाई, कहाँ जा रहे हो? मैं अपने घर जा रहा हूँ। हाँ, घर जा रहा हूँ, लेकिन अभी रास्ते सारे बंद है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है लोगों आपका घर कहाँ है? को। इजाज़ाबाद में, गुलबार नंबर 4 में। आपको नहीं लगता कि आपको घरों में रहना चाहिए? घर में भी तंग हो जाते हैं ना, तकरीबन 3 महीनों से 4 महीनों से घर में बंद है, तो लाजमी निकलना पड़ता है। अभी मैं सौदा के लिए भी निकला हूँ, सौदा लेकर जाता हूँ घर में। हाँ, घर का अकेला बंदा हूँ तो लाजमी निकलना। अभी तो खैर आपने सौदा तो नहीं लिया हुआ, आप तो स्विमिंग पूल से आ रहे हैं। हाँ, दोस्त है बस, आज थोड़ा फ्री था, कह रहे स्विमिंग पूल। इसका मतलब है वहाँ भी आप जमघटे में रह रहे थे? नहीं, जो उधर इतना रश नहीं होती, लोग बहुत कम होते हैं। और दोस्तों की जो बस गैदरिंग पार्टी वगैरह थी, लेकिन मार्क्स वगैरह गैदरिंग पार्टी वगैरह करते हैं, लेकिन थोड़े तकरीबन 4-5-6 दोस्त, लेकिन मार्क्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी करते हैं, डेली तो नहीं करते हैं। ये बताइए कि आपके इर्द गिर्द कोई कोरोना से मुतासर है? लाजमी कोरोना तो है, कोरोना से हालात सारे ख़राब किए हैं, तो अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह उसके बावजूद भी आप बाहर घूमते फिर रहे हैं। अब हम पहुंच चुके हैं जनाब अशरफिया कॉलोनी में। ये भी पेशावर का एक इलाका है, हॉट स्पॉट है। आप मेरे पास मंजर में देख रहे हैं कि यहाँ पर भी कांटा तार लगाकर इस इलाके को बंद कर दिया गया है। अगर आप ये देखें तो इसके पीछे भी ये एक पूरी गली है और एंड में फिर एक रोड है जो कि चारसदा रोड की तरफ जाता है। अच्छा, यहाँ से इसके बिल्कुल सामने से भी चूँकि अफगान कॉलोनी है, तो यहाँ से भी एक रास्ता जा रहा है जो कि मुख्तलिफ जगहों पे फिर निकलता है। वो चारसदा रोड पे भी निकलता है और भी कई इलाकों में ये रास्ते जाते हैं। तो ये सारी सूरत हाल है। अच्छा, हम आज के प्रोग्राम में आपको ये बता रहे थे, प्रोग्राम के इस दूसरे हिस्से में, कि जो हॉटस्पॉट हुकूमत ने मुकर्रर किए हैं, जहाँ पे स्मार्ट लॉकडाउन लगाया है, वहाँ पे हमने देखा कि लोगों का जो बिहेवियर है वो ठीक नहीं है। जो गुलबहार में भी हमने देखा कि सिविल डिफेंस के एहलकार शिकायत करते हुए नज़र आए कि लोग उनकी बात नहीं मानते। यहाँ पे भी हमारे साथ कुछ पुलिस एहलकार मौजूद हैं। आप अगर हमारे पास आ जाएं तो थोड़ा सा बात करते हैं लोगों के रवैये के हवाले से। ये बताइए कि लोगों का रवैया कैसा है, वो आपकी बात मानते हैं? आप उनको समझा पाते हैं कि कोरोना एक मोहलिक वायरस है और आप ज़रा ध्यान करें? कोई भी यहाँ पर बात नहीं मानते हमारी,
पुलिस को बहाने बनाते कि हमारा घर है, मसला है, गांव काम के लिए जाते, बहाने बनाते हैं, बार बार आते जाते हैं कि ये सामने घर है, उस तरह निकल जाते। कोई भी बात नहीं मानते हमारे लिए। तो ये आपने तो कांटा तार लगाई हुई है ना, तो रोड तो बंद है, तो फिर ये क्या इसको जबरदस्ती हटा लेते हैं आपके साथ लड़ के? नहीं, हटाते नहीं है, लेकिन मसले बयान करते हैं कि ये मसला है हमारा, इधर है, डॉक्टर के लिए जाना है, ये मसला है, वो मसला है, बस बात नहीं मानते और कुछ भी नहीं है। अच्छा, लोग घरों में रहने को तैयार नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। पुलिस एहलकार की आपने बात सुनी। अब यहाँ पर ये एक नौजवान मेरे साथ है और बड़ा खुला डुला चिल माहौल है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुलेमान इरशाद है और यहाँ रहता हूँ, यहाँ तालुके पेशावर। आपको पता है कि ये हॉट स्पॉट है? हाँ, मुझे पता है कि लॉकडाउन के हैं और ये जगह बंद कीजिए कोरोना की वजह से, क्योंकि हम डरते नहीं कोरोना से, क्योंकि मेरी एलर्जी मास्क लगाने से, इसलिए मैं मास्क नहीं लगाता। और लोग कहते कोरोना है, हम देखते हैं। आपको मास्क लगाने से एलर्जी है? जी, मुझे एलर्जी है। क्या फील होता है जब आप मास्क लगाते हैं तो? मुझे खुशबू से एलर्जी से, वो खुशबू बहुत ख़राब होती है इसलिए। हाँ, तो इसलिए मैं नहीं लगाता और दैट्स व्हाई सैनिटाइज़र इस्तेमाल करता हूँ बस। सैनिटाइजर इस्तेमाल करते हैं तो फिर बाहर ना घूमे ना। हाँ, वहाँ के लिए आया था, तो गर्मी तो कोरोना के लिए अच्छी है, क्योंकि बहुत इलाज निकल आए हैं। से देख, आपको किसने कहा कि गर्मी कोरोना के लिए अच्छी है? ये एक लोकल यूट्यूब चैनल बने हैं, लोग अपने अपने मशवरे देते हैं, वो मशवरे देखता हूँ क्या चीज़ है, तो उस मशवरे पर फिर अमल भी करते हैं। हाँ, उसका मैं अमल तो आपको लगता है कि गर्मी इसके लिए अच्छी है, तो इसलिए आप गर्मी में घूम रहे हैं? इसलिए गर्मी में घूम रहे हैं। आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि हमने दो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात की। एक तो हमने ये बात की कि जो टेस्टिंग कैपेसिटी है, एक तो वो बहुत कम है, बहुत आहिस्ता हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। दूसरा, उससे आने वाले जो रिज़ल्ट है उसमें ताख़ीर बहुत ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है मुश्किलात का शिकार है, और चूँकि उन्हें टेस्ट रिज़ल्ट नहीं मिलता और वो घर में तंग आ जाते हैं, या माशी मजबूरियां हैं, या जो भी मसाइल हैं, उनकी वजह से वो टेस्ट का इंतज़ार करते करते थक कर बाहर निकल आते हैं, और फिर उसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो आपको भी पता है और मुझे भी। दूसरा अहम इशू जो है वो हमने आज के प्रोग्राम में डिस्कस किया, वो स्मार्ट लॉकडाउन था। मुख्तलिफ इलाकों में हम पेशावर के आपको लेके गए और वहाँ आपको सूरत हाल दिखाई, और आपने देखा कि ड्यूटी पर जो तैनात पुलिस एहलकार हैं वो इस वक्त बहुत मुश्किल का शिकार हैं, क्योंकि होली सोली सारे का सारा जो मामला है वो उन पर आ गया है कि बस आपने हर हाल में इसे स्मार्ट लॉकडाउन को मुमकिन बनाना है। बाकी ना तो आपको टाइगर फोर्स नज़र आ रही है, ना आपको ज़िली इंतज़ामिया नज़र आ रही है। यहाँ पर खड़े और मुख्तलिफ हॉट स्पॉट पर खड़े स्मार्ट लॉकडाउन को मुमकिन बनाते पुलिस एहलकारों की और सिविल डिफेंस के लोगों की जो गुजारिशात थी, जो मजबूरियाँ थी, जो मसाइल थे, जो मुश्किलात थे, वो भी आपने देखे। तो ये सब कुछ आप तक पहुंचाना हमारा एक आज का प्रोग्राम था, हमने आप तक पहुंचाया, आपको एक झलक दिखाई। हमारी तरफ से इतना ही। फरजाना अली को ब्यूरो रिपोर्ट से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।